हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पॉइंट मासेस। ठीक है, दो बॉडीज़ के बीच की अट्रैक्शन को बोलते हैं ग्रेविटेशन। सो व्हाट इज़ ग्रेविटी? जो ग्रेविटी क्या है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। अर्थ और किसी बॉडी के बीच की अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? ग्रेविटी बोला जाता है, ग्रेविटी फोर्स। ओके, तो आपको पता है कि जो फोर्स होता है बच्चों, फोर्स क्या होता है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses of the two bodies and inversely proportional to the square of distance between them. Clear? F is proportional to m1 m2 and inversely proportional to r square. क्लियर? तो दोनों को मिला के क्या रिजल्ट बनता है अपने पास? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्केयर। ओके बेटा, यहाँ पर G क्या है? G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, और इस G का जो वैल्यू है वो कितना होता है? इट इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर। तो आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों कैसी फोर्स है? इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। कैसी फोर्स है बच्चों? सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि ये कोई दो बॉडीज़ हैं m1 और m2, तो ये जो फोर्स इनके बीच में लगता है बच्चों, तो ये लगता है सेंटर टू सेंटर। ठीक है, इसलिए इनको सेंट्रल फोर्सेस भी बोलते हैं। ओके, इट इज़ यूनिवर्सल लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों ये क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होती है, मतलब मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव नेचर होता है इनका। ओके, एंड नेक्स्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स। जो ये हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। एंड लास्ट पॉइंट इज इट इज एक्सप्रेस द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस। ठीक है, तो ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर हो गया? तो इसका ओवरव्यू एक बार ले लो कि दो बॉडीज़ के बीच का जो अट्रैक्शन है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशन। एंड द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स। तो क्या रिलेशन बनता है बच्चों यहाँ पर? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्केयर। जी आपने देख लिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, वैल्यू आपके सामने है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर। क्लियर? अच्छा, तो बच्चों नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें। Two astronauts are floating in gravitational free space after having lost contact with their spaceship. The two will, तो मतलब कोई दो एस्ट्रोनॉट्स हैं that will float in the gravitational free surface and they have lost their the contact with their spaceship। ठीक है, तो क्या ऑप्शन दिए आपको? जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, move toward each other, move away from each other and will become stationary। तो बच्चों क्या होगा? आंसर शुड बी will towards move towards each other। ठीक है, तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों अट्रैक्ट होंगे? ठीक है, ऊपर तो देखो आपको जहाँ पर वैक्यूम है, ठीक है, जहाँ पर एयर नहीं है, तो वहाँ पर क्या है आपका? विदाउट एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वहाँ भी बॉडीज़ क्या कर रही हैं बच्चों? अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। क्यों? मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्लियर बात है? तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन और लेते हैं। बोलता है टू स्फीयर्स ऑफ मासेज स्मॉल m एंड कैपिटल M आर सिचुएटेड इन एयर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F। The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force will now be। तो ये बोल रहा है कि आपके पास कोई बच्चों दो मासेस दिए गए हैं, ठीक है, एक स्मॉल m और एक कैपिटल M। ओके, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है बच्चों? दैट शुड बी F। अगर बोलता है कि इन बॉडीज़ के सराउंडिंग में बच्चों यहाँ पर
और यहाँ पर, ठीक है। मान लो कोई लिक्विड भर देते हैं इस बॉडी के चारों तरफ, ठीक है, मतलब इस बॉडी को मतलब आइसोलेट कर देते हैं विद एनी लिक्विड, ठीक है, और इस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको क्या दी गई है, 3 के बराबर दी गई है। तो बोलता है कि अब बताओ इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। आपने देख लिया था कि ये दो बॉडीज़ के बीच में F था, अगर इस बॉडी को आइसोलेट कर दिया किसी लिक्विड के साथ और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 3 बताई हुई है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना बन जाएगा बच्चों, सेम रहेगा F। क्यों? क्योंकि मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसके ऊपर जो मर्जी आप रैप कर दो, जिस मर्जी जहाँ मर्जी डाल दो इनको, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा बच्चों, F रहेगा। क्या रहेगा, F, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। क्लियर? चलें आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। Two particles of equal masses go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational force of attraction. The speed b of each particle is, तो m कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल। बोला कोई दो पार्टिकल आपके पास ये और ये दो पार्टिकल आपको दिए हैं, ठीक है, जो कि मूव कर रहे हैं अराउंड अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये जो बीच में पॉइंट आप देख रहे हो, तो ये आपका आ गया सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। क्लियर बात है, ऑप्शन आपके सामने है। तो बच्चों यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपका जो एफ जी क्या है, एफ सी क्या है। एफ जी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ सी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो दो तरह की फोर्सेस यहाँ पर लगेंगी, कौन कौन सी, एक तो ग्रेविटेशनल, एक सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स पता ही है आपको, जब भी कोई चीज़ किसी फिक्स पॉइंट के थ्रू किसी सर्कल में घूमती है तो वहाँ पर कौन सा फोर्स बनता है, टुवर्ड रेडियली इनवर्ड, दैट इज़ योर सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी बनती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी से डिनोट किया है, ठीक है। तो बच्चों क्या है यहाँ पर आपका एफ जी दैट इज इक्विवेलेंट टू एफ सी हियर। अब एफ जी क्या है यहाँ पर, एफ जी का वैल्यू आपको पता है क्या है, जी m1m2/r²। आपने फार्मूला पढ़ा है पीछे, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है जी m1m2/r²। पर यहाँ पर हमारे पास दो पार्टिकल हैं जिनका मास क्या है बच्चों, कॉमन है, दोनों का मास कितना है, m है। तो यहाँ पर m1m2 किसके बराबर कर दिया हमने, दैट इज इक्वल टू m के बराबर। m1m2 किसके बराबर हो गए, m के बराबर हो गए। तो यहाँ पर भर देंगे gm², यहाँ r नहीं आएगा, वो 2r का स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच की जो टोटल लेंथ है ना बच्चों, रेडियस स्क्वायर है ना, तो रेडियस का डबल कितना हो जाएगा आपका डायामीटर, और डायामीटर कितना हो जाएगा r + r, दैट इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ डिस्टेंस में 2r भरोगे आप, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बनेगा, एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको आता ही है, mv²/r, ओके। अच्छा, अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट किया आपने, तो अब देखो जो कटता है वो काट दे, देखो m चला गया, r चला गया एक, ठीक है। यहाँ से v निकालोगे तो v² gm/4r आपके पास बचेगा, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया आपके पास, दैट इज़ v इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, √of gm/r, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा, आई थिंक सो। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे है बच्चों आपका रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है। बच्चों स्मॉल जी क्या है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये पढ़ा है आपने पहले भी, है ना। अच्छा, और कैपिटल जी क्या है, दैट इज़ योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। चलिए अब बच्चों जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि ये है आपका अर्थ, है ना, क्लियर। अर्थ के ऊपर एक छोटा सा मास रखा हुआ, कोई बॉडी रखी हुई है, ये m, ठीक है, ये बॉडी है जिसका कि मास कितना है, स्मॉल m है। बच्चों बॉडी का जो वेट होगा कहाँ होगा, टुवर्ड डाउन, है ना, ये अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ के ऊपर कोई बॉडी सिचुएट है आपकी, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस बॉडी का वेट कहाँ आएगा बच्चों, इस बॉडी का वेट कहाँ आएगा, टुवर्ड डाउन, दैट इज इक्विवेलेंट टू mg के बराबर। क्लियर है? और मास ऑफ अर्थ कितना है, दैट इज योर कैपिटल M, और रेडियस कितना है इसका, इज इक्वल टू कैपिटल R के बराबर रेडियस है। क्लियर? अच्छा, तो बच्चों अर्थ और बॉडी, ठीक है, ये आपकी अर्थ आ गई और इसके ऊपर एक छोटा सा मास रखा हुआ है। अर्थ और मास जो है बॉडी का, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस रिलेशन से दिखाते हैं, F इज इक्वल टू gm/m/r², ठीक है।
अर्थ और बॉडी, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, कितना बना, F इज इक्वल टू GMM ओवर R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों कैपिटल M क्या है इसमें, मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द बॉडी। क्लियर। अब बच्चों आपका जो W है, W किसके बराबर है, mg के बराबर है, और आपको पता है कि WmG क्या है, वेट, दैट इज इक्वल टू mg, बॉडी का वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो ये W इज इक्वल टू mg क्या है, ये भी एक टाइप की फोर्स है। वेट भी क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है। ग्रेविटी है तो वेट है, ग्रेविटी नहीं तो वेट भी नहीं, ठीक है। ग्रेविटी चेंज करेगी, ठीक है, मतलब जी का वैल्यू चेंज करेगा बच्चों, छोटे जी का, ठीक है, तो बॉडी के वेट में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्लेस टू प्लेस बॉडी का वेट चेंज होता है, बट मास कैन नॉट बी चेंज। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन बनता है W इज इक्वल टू mg, तो बच्चों W को किससे रिप्लेस करेंगे, हम F से रिप्लेस कर सकते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, mg, एक ही बात है, W इज इक्वल टू mg लिखो या F इज इक्वल टू mg लिखो, ठीक है, एक ही बात है। क्लियर। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा F है, इस F को रिप्लेस कर देंगे हम किसके साथ, mg के साथ, ठीक है। अब छोटे m से एक m कट गया, छोटे m से छोटा m कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, स्मॉल g इज इक्वल टू GM ओवर R स्क्वायर, क्या बचा, GM ओवर R स्क्वायर। अब बच्चों ये जो g है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो कैपिटल G का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ का वैल्यू यहाँ पर डाल दोगे, रेडियस का वैल्यू डाल दोगे आप। जब सारा वैल्यू डाल के आप इसको बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जी की वैल्यू जो है आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आपके पास आ जाएगी, ठीक है। आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है जी की कहाँ मिलती है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और कितनी होती है 9.8 समथिंग है ना। तो इस रिलेशन के थ्रू वो आपको मिलती है, ठीक है। जी की वैल्यू डालो, मास ऑफ अर्थ डालो, रेडियस ऑफ अर्थ डालो, आपको ये वैल्यू अचीव हो जाएगी, ठीक है। नीचे एक न्यूमेरिकल है ये वाला, ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपने ट्राई करना है। क्लियर, इस न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब थोड़ी स्टेटमेंट्स हैं दो, इनको जरा देख लें। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, स्पेस अराउंड अ बॉडी इन विच एनी अदर बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अ डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर, तो सिंपल सी बात है। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बच्चों, इट इज़ द फोर्स पर यूनिट मास। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास एट दैट पॉइंट, ठीक है। देन E इज इक्वल टू F अपॉन M, F अपॉन M। तो यूनिट क्या बन जाएंगे इसके, यूनिट बन जाएंगे फोर्स के न्यूटन और मास के किलोग्राम, मास के किलोग्राम। सही है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। जस्ट ए मिनट। अब बच्चों यहाँ देखिए नेक्स्ट, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जी का जो वैल्यू बच्चों, ठीक है, तो इसमें वेरिएशन कैसे कैसे आता है और कब कब आता है, कब चेंज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हो, एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। नंबर 2, एट डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। नंबर 3, ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये 4 फैक्टर हैं बच्चों, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जी की वैल्यू में वेरिएशन आएगा, छोटा जी जो है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एट हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, मतलब आप बॉडी को इस ये अर्थ सरफेस से ऊपर लेके जाओगे, ठीक है। ये अर्थ है आपकी, बॉडी कहीं यहाँ जैसे होगी आपकी, ठीक है। अगर अर्थ से कुछ हाइट पे चले जाते हो बच्चों, तो जी की वैल्यू के ऊपर क्या अफेक्ट जो है वो पड़ता है, वो आपने देखना है। तो आपका ये जो अर्थ है यहाँ दिख रही है अर्थ, इसका रेडियस कितना है बच्चों, कैपिटल R है, दिख रहा है आपको। आपका जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी हाइट पे चला गया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज़ हाइट h हाइट पे चला गया।
ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज स्मॉल आर। कितना है? स्मॉल आर है, ठीक है। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ। क्लियर? ओके। यू नो बच्चों कि जो आपकी अर्थ है ये एक सॉलिड स्फीयर है। अर्थ क्या है? एक सॉलिड स्फीयर है हमारा, ठीक है। तो जी, छोटा जी जो होता है किसके इक्विवेलेंट होता है? कैपिटल ई के। ई क्या है? इट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। मतलब कहने का है कि जो इंटेंसिटी के जितना आप जी का वैल्यू अर्थ सरफेस से बाहर पाते हो ना, आउटसाइड द दिस सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अर्थ क्या है? सॉलिड स्फीयर है। आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर जितना जी का वैल्यू मिलता है बच्चों, सेम वैल्यू आपको ई का भी मिलता है। कितना? जी एम ओवर आर स्केयर। ये जो जी एम ओवर आर स्केयर देख रहे हो, छोटे जी का वैल्यू है, यही वैल्यू किसका होता है? ई का भी होता है, ठीक है। तो जी और ई क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड की बात अगर करें तो बच्चों जी और ई बराबर है, तो जी को किससे? ई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू क्या बनेंगे? जी एम ओवर आर स्केयर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट देखें, तो जी और ई बराबर है तो हम क्या करते हैं? ई को रिप्लेस कर देते हैं जी डैश से, ठीक है। जी डैश से रिप्लेस कर दें तो जी एम ओवर आर स्केयर। तो जी डैश इज इक्वल टू क्या है बच्चों? अब जी एम का वैल्यू यहाँ पे डाल दो। ये आपका रिलेशन दिख रहा है ना, ये वाला। यहाँ से जी एम का वैल्यू निकालो। जी एम क्या बन जाएगा? इट्स जी आर स्केयर। तो यहाँ पर जी एम की जगह क्या डाल दोगे आप? जी आर स्केयर डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, तो जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्केयर अपॉन आर प्लस एच। अब आर प्लस आर की, छोटे आर की वैल्यू कितनी आई बताओ आप? छोटे आर की वैल्यू कितनी? छोटा आर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कितना है? ये है आर प्लस एच, है ना। कैपिटल आर प्लस एच, ये आपके पास स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर आपने देख लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसका ये ए प्लस बी का होल स्केयर के जैसा लग रहा है, तो इसको ब्रेक करेंगे आप, है ना। तो इसको ब्रेक करो आप, तो क्या बनता है आपके पास? ठीक है, तो इसको जस्ट अ मिनट। अब बच्चों क्या बनेगा? आर प्लस एच का होल स्केयर, ये बन जाएगा आपका आर स्केयर प्लस एच स्केयर प्लस 2 आर एच। सही बात है, ये बन जाएगा आर स्केयर प्लस एच स्केयर प्लस 2 आर एच। क्लियर? अच्छा, अब क्या करना है बच्चों? यहाँ से आपने ना आर स्केयर कॉमन निकाल लेना। यहाँ से क्या निकालेंगे? आर स्केयर को आप यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा मैं ऐसे कर दूँ। अब यहाँ से अगर आर स्केयर अगर आप कॉमन निकाल लो बच्चों, तो अंदर आपके पास क्या बचता है? 1 प्लस आर स्केयर निकल गया तो 1 बचा आर की जगह ना, एच स्केयर, है ना। तो एच स्केयर बचा बच्चों, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास आगे? इट्स यहाँ एच स्केयर बचना चाहिए, तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा आपका एच स्केयर डिवाइडेड बाय आर स्केयर करना पड़ेगा। क्यों? जब आर स्केयर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आर से आर स्केयर कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या? अगेन एच स्केयर आपके पास बचेगा, प्लस आगे आपके पास 2 आर एच। तो 2 आर एच के लिए क्या है, क्या करना पड़ेगा आपको? तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा आर से डिवाइड करना पड़ेगा और ऊपर लिखना पड़ेगा आपको इट्स 2 एच। सही है, ऊपर बन जाएगा पास 2 आर स्केयर एच बन जाएगा। एक आर यहाँ से कट जाएगा आपका, ठीक है। एक आर आपका यहाँ से कट जाएगा इसके साथ, तो अंदर क्या बचेगा? 2 आर एच बचेगा, 2 आर एच बचेगा। तो ये हमारे पास बन गया। अगर आर स्केयर अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास बनता है यहाँ पर 1 प्लस एच स्केयर ओवर आर स्केयर प्लस 2 एच ओवर आर। तो बच्चों इसका जब आप होल स्केयर लोगे तो क्या बनेगा? इसका होल स्केयर 1 प्लस एच स्केयर ओवर आर स्केयर प्लस 2 एच ओवर आर। इसका होल स्केयर बनता है 1 प्लस एच ओवर आर, है ना। 1 प्लस एच ओवर आर, इसका बनता है होल स्केयर। ठीक है, क्लियर हो गया? एक मिनट। चलिए, तो ये क्या बना? आपने आर स्केयर यहाँ से कॉमन निकाल लिए बच्चों। 1 प्लस एच का स्केयर ओवर आर का स्केयर प्लस इट्स 2 एच ओवर आर, है ना बच्चों। ये बना आपके पास। अब ये जो चीज़ आपके पास यहाँ पर बनी, जब अंदर वाले का जब आप होल स्केयर लोगे, है ना,
होल स्क्वायर लोगे तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर 1 प्लस एच ओवर आर इसका होल स्क्वायर, है ना, 1 प्लस एच ओवर आर इसका होल स्क्वायर आपके पास ये बनेगा। क्लियर है। अब आर स्क्वायर के साथ ये ऊपर वाला आर स्क्वायर कट जाएगा ना, तो हमारे पास जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर इसका होल स्क्वायर बनेगा। क्लियर होगी बात मेरी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा तो इसके बाद बच्चों ये इसके बाद ना आपने ये वाला रिजल्ट यहाँ पर याद रखना है, ये जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2 एच ओवर आर। जब आप इस 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर बन जाएगी -2। तो बच्चों 1 प्लस एच ओवर आर -2, बच्चों इसके ऊपर लगाएंगे आप बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम को जब एक्सपेंड करोगे तो हम सिर्फ इसका लोएस्ट पावर वाला फैक्टर ही रखेंगे, हाईएस्ट पावर को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो पहला फैक्टर रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बस इस स्टेप को करने के बाद आपने नीचे वाला पोर्शन ऊपर ले जाना है, तो -2 बन जाएगा। आगे लिखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन बनता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप याद रख लें तो बेटर है। ठीक है, बस ये 2 अंदर लगा देना, -2 अंदर लगा दो एच के साथ बस। ठीक है, तो ये आपने फार्मूले याद रख लेने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये वाला और ये वाला। क्लियर है। अब बच्चों जब भी न्यूमेरिकल आएगा ना, आपको न्यूमेरिकल में एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर न्यूमेरिकल गलत कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ज़रा 1 मिनट साफ़ कर लेते हैं पहले। जैसे अगर बच्चों अगर आपको h जो है, h का वैल्यू अगर आपको दिया है न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल आकर अगर h की वैल्यू r दी है ry2 3r 5r y2 4r, अगर इस फॉर्म में अगर आपके पास h की वैल्यू दी गई है तो बच्चों आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है टू फाइंड द न्यूमेरिकल। ठीक है, h तो इसके अंदर भी है, देखो वाला h इसमें भी है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। जब आपको h की वैल्यू इस फॉर्म में दी गई है ना, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपको h की वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकल मतलब आपको डिजिट दिए गए हैं, ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर, अगर इसमें अगर h की वैल्यू आपको दी गई बच्चों, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। 1 2 3 अप टू सोन अगर ऐसे वैल्यू दिए गया h का, तो ये वाला। अगर ry2 3r 2r 5r y2 4r कुछ भी दिया गया है, ठीक है, r की फॉर्म में, तो ये वाला याद करेंगे आप। क्लियर हो गया। तो आपने इसको ढंग से लर्न कर लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता है, आएगा बल्कि। ठीक है, मैं तो ज़रूर डालता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट देखें बच्चों, इफ़ेक्ट ऑफ डेप्थ। मतलब बच्चों एक चीज़ आपने देख ली कि आपका जो g है वो बन रहा है g इंटू 1 माइनस 2h ओवर आर। मतलब g का वैल्यू बेटा कम हो रहा है। हाइट पे जाओगे ना, सरफेस से हाइट पे जाओगे तो g इज इक्वल टू g के साथ जो फैक्टर लगाओ ना, ये 1 माइनस इट्स 2h ओवर आर है ना, जस्ट ए मिनट, यस, ये जो लगा हुआ है ना आपका, ये g के साथ 1 माइनस 2h ओवर आर। तो यहाँ पर दिख रहा है कि g का वैल्यू जो है बच्चों, g डैश का वैल्यू कम हो रहा है जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे जाओगे, तो g की वैल्यू घटती है। ठीक है, इन डीप ऑफ द अर्थ जाओगे तब भी क्या होगा, आपकी जो g की वैल्यू है वो कम होगी। ठीक है, ओके, ऊपर जाते ज़्यादा कम होती है, फैक्टर आपका क्या है 2h है, ऊपर जाओगे तो ज़्यादा कम होती है, नीचे जाते कम होगी, मतलब लीस्ट होगी एज कंपेयर टू द अपर सरफेस। ठीक है, जी की वैल्यू, जस्ट ए मिनट, ओके चलें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इफेक्ट ऑफ डेप्थ का है। अब देखो बच्चों, आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, बॉडी जो है ना, वो आपकी अर्थ के अंदर आ चुकी है, ये देखो। ठीक है, ये छोटा सा देख रहे हो आप, अब बॉडी को कहाँ ले आए, इन द सम डेप्थ ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अब देखो कि ये क्या है, ये है रेडियस। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, ये आपका आ गया रेडियस कैपिटल R, और कितना अंदर आ गए आप, इक्विवेलेंट टू d आप अंदर आ गए, किसके, अर्थ के। ठीक है, ओके, तो आपका जो बॉडी है जिसका कि मास स्मॉल m है, उस बॉडी का जो डिस्टेंस है
सेंटर से कितना है बच्चों, इट्स r माइनस डी, कितना हो गया r माइनस डी, ठीक है। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे ना, अब रेडियस में से ये d कम हो जाएगा, तो ये आपको हाइट मिल जाएगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द मास। क्लियर है, इतना सा पहले याद रख लो। अब बच्चों बॉडी के मास, ठीक है, और ये छोटा सा अंदर डॉटेड स्फीयर आपको दिख रहा है ना, अब इसी स्फीयर, इसी वॉल्यूम का बॉडी के ऊपर इफेक्ट होगा अभी, ठीक है, ओके। जो जी का वैल्यू बनेगा ना बच्चों, तो वो इसी छोटे से स्फीयर की वजह से बनेगा जो डॉटेड स्फीयर अंदर है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये छोटा सा डॉटेड स्फीयर अंदर आप देख रहे हो, तो यही काम करेगा भी, इसी का इफेक्ट होगा किसके ऊपर, छोटे एम के ऊपर। तो बच्चों एफ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, वैसे ही पुराना वाला फार्मूला ना। एफ क्या होता है बच्चों, एफ होता है एम जी के बराबर, तो एफ की वैल्यू यहाँ पर एम जी आपने डाल दी। क्लियर हो गया। अच्छा अब डीप ऑफ द अर्थ जा चुके हैं बच्चों, तो यहाँ पर निकालेंगे आप क्या, मास निकालेंगे किसका, ये जो स्फीयर दिख रहा है ना आपको छोटा वाला अंदर वाला डॉटेड स्फीयर, ठीक है। अब इसका देखेंगे, अच्छा नहीं ये मास, ये देखेंगे आप मास तो पूरी बॉडी का देख रहे हैं, ठीक है, किसका देख रहे हैं, पूरी अर्थ का देख रहे हैं आप लोग। तो पूरी अर्थ का जो मास है होगा क्या, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास का फॉर्मूला होता है। तो कितना है वॉल्यूम अर्थ का, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी कितनी बच्चों, रो के बराबर है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो ऊपर वाला जो रिलेशन है ये वाला, इसमें जो कैपिटल एम है इसमें आप ये वैल्यू एम का डाल दोगे, तो डालने पर ये बन गया, जो कटता है वो काट दो, जो बचा ये आ गया आपके सामने। क्लियर हो गया। अब बच्चों अंदर आ जाएंगे छोटे स्फीयर में, ठीक है। अब छोटे स्फीयर में आ गए तो जी का वैल्यू ये लिख दिया हमने, जी डी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द डीप ऑफ द अर्थ है ना, ठीक है, डेप्थ में जब चले गए आप, तो डी का मतलब है डेप्थ, ठीक है। तो यही वाला सेम फार्मूला यहाँ आ जाएगा, जहाँ पर आपको कैपिटल आर दिख रहा है ना, उसकी जगह आ जाएगा आर माइनस डी, ये देखो बस। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, जी डी और जी का रेशो ले लेंगे, ये ले लिया जी डी अपॉन जी, तो दोनों को डिवाइड करके बच्चों सारा कट जाएगा, बचेगा आर माइनस डी अपॉन आर। क्लियर। तो आपके पास जो रिलेशन बना 1 माइनस डी ओवर आर, मतलब आर ओवर आर कर दोगे, ठीक है, माइनस डी ओवर आर कर दोगे, आर से आर चला गया, 1 माइनस डी ओवर आर आपके पास बचता है। तो जी डी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। यहाँ पर भी क्या हुआ देखो, जी डी इज इक्वल टू जी के साथ ये फैक्टर आ गया ना, 1 माइनस समथिंग, ठीक है। तो इसमें भी ये दिखा रहा है कि जी डी का वैल्यू घटता है जब आप इन द डीप ऑफ द अर्थ जाते हो, ज़मीन के अंदर जाते हो ना, सरफेस के अंदर, तो जी की वैल्यू में डिक्रीज आता है, कम होती है, ठीक है बच्चों। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तो आप इन सभी टॉपिक्स को एक बार ढंग से रिवाइज करें, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो चलिए वीडियो स्टॉप करते हैं, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।